बहुत स्वागत है हमारी इस चैनल कॉमर्स वाला पे, जहां पे मैं दिशा कारिया आपकी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो है आपका ये जो केस स्टडी वाला जो प्रॉब्लम है उसका हल लेकर यहाँ पे आई हूँ। तो हम आप सभी के लिए ये केस स्टडीज की सीरीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जहां पे चैप्टर वाइज केस स्टडीज को कराया जाएगा। अब बिजनेस स्टडीज की बात करें तो सबसे पहला खतरा लगता है भाई केस स्टडी, कि केस स्टडी हमसे नहीं हो पाती, केस स्टडी हमारे पल्ले नहीं पड़ती, केस स्टडी कैसे सॉल्व करें ये समझ में नहीं आता। तो आपके भी मन में दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस चलते हैं, केस स्टडी से थोड़ा सा डर लगता है, तो ये जो सीरीज है आप सभी के लिए है, जहां पे हम डिफरेंट चैप्टर्स की हर एक चैप्टर की जो है न्यू केस स्टडीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वीडियोस में हम सिर्फ चैप्टर की केस स्टडीज को करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ा है, इस चैप्टर को आप पढ़कर आए हो। बिकॉज हम चैप्टर को अगर नहीं पढ़ते, चैप्टर हमें समझ में नहीं आया, तो केस स्टडी सॉल्व करना नामुमकिन है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले चैप्टर्स की कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसी के बाद आपको केस स्टडीज को सॉल्व करना है या सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप बाय एनी चांस केस स्टडी सॉल्व नहीं करा पाओगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, केस स्टडीज के वीडियो में केस स्टडीज तो सॉल्व हम कराएंगे, बट उसके साथ साथ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे केस स्टडीज को सॉल्व करते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखनी है, टाइम को कैसे सेव करना है, कैसे कीवर्ड्स को ढूंढना है, कैसे कंफ्यूजिंग केस स्टडीज को यहाँ पे इजीली सॉल्व करना है, ऐसे टिप्स भी ये वीडियो के दौरान शेयर किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, इनको जरूर नोट डाउन करिएगा और इनको प्रैक्टिस करिएगा, सो दैट आप भी केस स्टडी में बन जाओ मास्टर। ठीक है, एनी विच वेज आज का जो वीडियो है हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसी के केस स्टडीज में आपके लिए आज लेकर आई हूँ। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, उसमें डिफरेंट कंसेप्ट है, जैसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, देन आपके पास नेचर ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें आर्ट साइंस प्रोफेशन से मैनेजमेंट को कंपेयर किया हुआ है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस है। तो ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट कंसेप्ट्स है, सभी के ऊपर अलग अलग, कभी छोटी कभी बड़ी केस स्टडीज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो भाई बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर हमारी केस स्टडीज के साथ। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले केस स्टडी को कभी भी सॉल्व करो, जैसे मैंने आपको बताया कि केस स्टडी को सॉल्व करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो ध्यान में रखनी होती है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। केस स्टडी को कभी भी सॉल्व करते वक्त जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन के अंत में एक जो मेन क्वेश्चन होता है, जैसे इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग ऑन। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं, राइट। बट उसके पहले एक क्वेश्चन को लेकर जो पूरी ऐसे स्टोरी सुनाई जाती है, तो इस स्टोरी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका, ये स्टोरी को हम यहाँ पे कहते हैं दिस इज योर केस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केस कहते हैं। अब आपको केस नहीं कहना है, स्टोरी कहना है, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दो डिफरेंट चीजें हैं, उसको सबसे पहले समझे। ठीक है, दो डिफरेंट चीजें क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी केस स्टडी को सॉल्व करो, जनरली हमारी आदत होती है क्वेश्चन को रीड करना है, तो भाई यहाँ से ऐसे शुरू करना है ना। बट केस स्टडीज को सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा गाड़ी को डालो रिवर्स गियर में, क्योंकि आपको हमेशा सबसे पहले पढ़ना होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया आता है कि भाई केस स्टडी में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। फिर आप यहाँ पे सेकेंड इस केस को रीड करने पे जाओगे। अब केस के ऊपर जाओगे तो भाई क्वेश्चन ऑलरेडी पता है, तो काफी बार रीड करते 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 आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज चाहे कोई भी केस स्टडी बिजनेस स्टडीज की सॉल्व करो, छोटी या बड़ी, हमेशा ये आदत डाल के रखना। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारे इस पर्टिकुलर अगर केस स्टडी की बात करें तो यहाँ पे हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिस पे आशुतोष गोयनका यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो भाई तीन ही लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने की कभी भी बात आती है तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक तरीका होता है कि आप बंदे की पोजीशन देख लो। ठीक है, जैसे उसकी पोजीशन है सीईओ, सीएफओ, सीओओ, सीटीओ, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये जो पोजीशंस है टॉप लेवल मैनेजमेंट को बिलोंग करती है। दूसरा तरीका यहाँ पे होता है कि उनके फंक्शंस को पहचानो।
जैसे हमने टॉप लेवल के फंक्शंस पढ़े थे, मिडिल लेवल के फंक्शंस पढ़े थे, लोअर लेवल के फंक्शंस पढ़े थे। लोअर लेवल को आप ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जैसे टॉप लेवल में हमने देखा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, कंपनी के लिए स्ट्रैटेजीज, प्लान्स, पॉलिसीज बनाना, कंपनी का ओवरऑल सर्वाइवल देखना, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में सोचना, तो ये टॉप लेवल के फंक्शंस है। मिडिल लेवल जनरली डिपार्टमेंटल लेवल पे काम करता है, तो मेरे डिपार्टमेंट में लोगों को रिक्रूट करना, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों से काम करवा के लेना, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को मोटिवेट करना, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेन करना। जो ऑपरेशनल लेवल है जनरली वर्कर्स के साथ डील करता है, डायरेक्टली वर्कर्स से जुड़ा होता है। तो वर्कर्स के यहाँ पे ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है, वर्कर्स के यहाँ पे जो भी सेफ्टी है उसके बारे में सोचना, वर्कर्स के बेनिफिट्स के बारे में सोचना, उनकी बात को हायर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, तो ये ऑपरेशनल लेवल में था। तो बेसिकली दो तरीके हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे कोई भी केस स्टडी आए तो ये दो पार्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कौन सा पार्ट दिया हुआ है उसके ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, या केस कहता है, आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, जो कि यहाँ पे एयर प्यूरिफायर्स को बनाती है। अब उसको पता लगा कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए हैं। डिक्लाइन मतलब कम होना शुरू हो गया है। तो भाई कंपनी के लिए प्रॉफिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है तो प्रॉफिट है। तो आशुतोष गोयनका को पता चला कि मेरी जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसका प्रॉफिट यहाँ पे कम होना शुरू हो गया है और पिछले 6 महीने से बस कम 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 होते जा रहा है। तो अब इसके कारण प्रॉफिट जो है उसे बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉफिट का असर डायरेक्टली सर्वाइवल ऑफ द फर्म के ऊपर होता है। अगर आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो कंपनी चलती रहेगी, नुकसान में जाओगे तो कब तक कंपनी चलेगी भाई? तो नुकसान में कंपनी नहीं चला सकते। तो अगर ऐसे ही होते गया तो भाई कंपनी बंद करने की नौबत आ सकती है। यह आशुतोष गोयनका को बराबर पता है। सो उसने एफर्ट्स लिए और उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, प्रॉफिट कम हो रहे हैं वो तो पता चला, बट क्यों कम हो रहे हैं ये अभी पता करना बहुत जरूरी है। तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है ये पता करके उसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे शब्द आया है सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, शब्द आया है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली जब मैं कंपनी लेवल पे मैनेजमेंट देख रही हूं, पूरे कंपनी के प्रॉफिट को एनालाइज कर रही हूं, कंपनी की बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रही हूं, कंपनी के सर्वाइवल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन है मेरे दोस्त? हम सभी को पता है कि ये सारे जो फंक्शंस है ये यहाँ पे बिलोंग करते हैं टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में बेटा क्या लिखेंगे? हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि आशुतोष, ठीक है, उन्होंने क्या पूछा? आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग। तो हम सेम तरीके से लिखेंगे कि आशुतोष गोयनका looks after the profits and survival of the business and hence he works at top level मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जो हमारा मेन आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैं प्रेफर करूंगी कि आप इस मेन आंसर को यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दीजिए, सो दैट पेपर करेक्टर डायरेक्टली देख ले भाई टॉप लेवल सही लिखा है और टिक मार्क दे दे, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, केस स्टडीज या कोई भी सब्जेक्टिव टाइप पेपर को लिखते वक्त उसके पेपर की प्रेजेंटेशन से लेके किस तरीके से आपने आंसर्स को लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि अगर आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो तो करिए, ठीक है। एनीवे चॉइस, आगे जाते हैं टू द सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, अब सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर पूछा गया है। अब मैंने एक क्वेश्चन करा दिया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज डू इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी को फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, जिसका आंसर सही होगा आई विल गिव देम अ थम्स अप, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन याद रखिएगा, आदत सेम रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को आप अगर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट वेदर आशिता एंड लक्षिता आर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर।
ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने पूछा है कि दो व्यक्ति का यहाँ पे एक तरीके से मेंशन किया हुआ है, आशिता एंड लक्षिता। तो आशिता एंड लक्षिता एफिशिएंट एंड इफेक्टिव है कि नहीं वो बताना है, और उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों। ठीक है, तो दोनों चीजें बताइए, गिव रीजन भी बोला है, तो कभी भी आंसर्स को इनकम्प्लीट मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए भाई अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे केस के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि आशिता एंड लक्षिता आर एम्प्लॉइज वर्किंग इन dazzling enterprises dealing in costume jewelry. The firm secured an urgent order of 1000 bracelets that were to be delivered within 4 days. तो बेसिकली यहाँ पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, तो मैं अगर बेटा यहाँ पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करूं तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी हमेशा फोकस करता है कॉस्ट रिडक्शन पे, या तो आप कह सकते हो मिनिमम कॉस्ट पे। तो एफिशिएंसी का मेन फोकस होता है कि भाई काम तो हो बट कम से कम खर्चे में हो। अब दूसरा जो मेरा कंसेप्ट है जो कि है यहाँ पे इफेक्टिवनेस, राइट। तो मैं जब बेटा यहाँ पे इफेक्टिवनेस की बात करती हूं तो इफेक्टिवनेस जो है वो यहाँ पे फोकस करता है कंप्लीटिंग द गिवन वर्क ऑन टाइम। ठीक है, तो एफिशिएंसी कहता है कि भाई काम तो करो बट मिनिमम कॉस्ट में करो, क्योंकि खर्चा जितना कम प्रॉफिट उतना ज्यादा। इफेक्टिवनेस कहता है कि भाई काम तो करो बट समय से करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समय से काम को नहीं करा, समय से डिलीवरी नहीं हुई तो भी हमें यहाँ पे नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे उन्होंने दोनों चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। अब उनको यहाँ पे 1000 ब्रेसलेट्स बनाने हैं विद इन 4 डेज। ठीक है, तो मुझे एक तरीके से यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है इफेक्टिवनेस के लिए, जो कितना है कि भाई मुझे काम को यहाँ पे 4 दिन में करना है। साथ ही साथ अगर कॉस्ट की बात करें तो आगे अगर आप देखोगे तो आगे उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, they were assigned the responsibility of producing 500 bracelets each at a cost of 100 per bracelet। ठीक है, तो दो व्यक्ति है यहाँ पे, कौन से दो व्यक्ति है, तो सबसे पहला यहाँ पे इंसान कौन है, तो वी हैव आशिता। ठीक है, एंड दूसरा इंसान कौन है, तो दैट इज लक्षिता। अब दोनों को यहाँ पे 500 ब्रेसलेट्स को बनाना है, जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज पर ब्रेसलेट। तो बेसिकली दोनों को एक कॉस्ट लिमिट कितनी दी गई है, तो 50,000 की कॉस्ट लिमिट दी है। ठीक है, तो बेसिकली हम अगर देखें तो यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट लिमिट सेट की गई है वो यहाँ पे है ₹50,000, बराबर है। आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। आगे कहा गया है कि यहाँ पे आशिता जो है, जो सबसे पहली व्यक्ति है आशिता, उसने यहाँ पे प्रोड्यूस तो कर लिए 500 ब्रेसलेट, 4 दिन में करने थे, 4 दिन में उसने 500 ब्रेसलेट्स बना लिए, बट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे 55,000 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आशिता की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आशिता की बात करूं, ठीक है, तो आशिता ने यहाँ पे इफेक्टिवनेस की बात करें तो भाई इफेक्टिवनेस कहता है कि सही काम को सही समय पे करो। तो उसने 4 दिन में 500 ब्रेसलेट बनाने थे, वो उसने बना दिए, मतलब उसने समय पे काम कर दिया, तो वो इफेक्टिव है। बट जब एफिशिएंसी की बात आती है तो एफिशिएंसी कहता है कि मिनिमम कॉस्ट में करो। अब उसको करना था 50,000 में, लेकिन उसने खर्चा कर दिया 55,000, मतलब कॉस्ट को बढ़ा दिया। तो मैं कह सकती हूं कि आशिता एफिशिएंट नहीं है, राइट। मतलब आशिता इफेक्टिव तो है, काम को समय से तो किया, बट एफिशिएंट नहीं है बिकॉज उसने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब चलो लक्षिता की बारी आती है। तो यहाँ पे अगर मैं लक्षिता की बात करूं तो लक्षिता के बारे में क्या बताया गया है कि लक्षिता वाज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 450 ब्रेसलेट्स, मतलब लक्षिता ने भाई 4 दिन में 500 ब्रेसलेट तो बनाए नहीं, मतलब एक तरीके से वो इफेक्टिव तो नहीं है, बट 450 ब्रेसलेट्स उसने 90 पर यूनिट के हिसाब से बनाए। तो मुझे यहाँ पे टारगेट दिया था 100 रुपीज का, मैंने उससे भी कम में एक ब्रेसलेट बना के दिखाया। मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे अगर लक्षिता की बात करें तो लक्षिता इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसने टाइम से काम को कंप्लीट नहीं करा, बट वो एफिशिएंट जरूर है क्योंकि उसने कॉस्ट को रिड्यूस किया। 100 रुपए लगते थे एक ब्रेसलेट को बनाने, बट उसने उसी ब्रेसलेट को 90 रुपीज में बनाकर दिखाया,
राइट। तो ऐसे केस में मुझे कहा गया है कि भाई दोनों व्यक्ति के बारे में बताओ कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पे एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, और रीजन दो। तो मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे सोल्यूशन की बात करूं तो सोल्यूशन में मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगी आशिता के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं लिखती हूँ सोल्यूशन तो मैं लिखती हूँ आशिता हैज कंप्लीटेड the target of producing 500 bracelets in 4 days. Hence, we can say that she is effective. ठीक है। However, instead of the cost to be 50,000 for 500 bracelets, she incurred a cost of 55,000 rupees, and hence we can say she is not efficient. ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज, मैं दोनों चीज को यहाँ पे अंडरलाइन करूंगी। सबसे पहले आश्रिता को अंडरलाइन करूंगी, शी इज इफेक्टिव को अंडरलाइन करूंगी, शी इज नॉट एफिशिएंट को अंडरलाइन करूंगी। सेम चीज मुझे यहाँ पे लक्षिता के लिए लिखनी है। मुझे लिखना है कि लक्षिता ने जो है अपना काम 4 दिन में पूरा नहीं किया, 4 दिन में वो सिर्फ 450 ब्रेसलेट्स बना पाई, इसीलिए वो यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। बट लक्षिता को एक ब्रेसलेट के पीछे 100 रुपीज का कॉस्ट दिया गया था, उसी कॉस्ट को रिड्यूस करके वही ब्रेसलेट को 90 रुपीज में बनाया, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि लक्षिता यहाँ पे एफिशिएंट है। ठीक है। आंसर्स लिखते वक्त, केस स्टडी हो या कोई भी थ्योरी पेपर के आंसर्स हो, आंसर्स लिखते वक्त आप अनडाउटेडली सेंटेंस को ओन वर्ड्स में ड्राफ्ट कर सकते हो। बस इतना इंश्योर करना है कि आपके सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो, एक तरीके से बहुत हाई फिंडू ग्रामर या वर्ड्स की जरूरत नहीं है, बट ग्रामेटिकली सही हो और आपने जो आंसर लिखा है वो अंडरस्टैंडेबल हो एंड करेक्ट हो। ठीक है। चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय रमा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रीड करते वक्त कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको पता लगाना है, राइट। अब रमा के बारे में क्या बताया गया है कि आफ्टर एवरी 3 मंथ्स रमा जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एजेंट्स को न्यू स्कीम्स ऑफर करती है। शी ट्राइज हर बेस्ट टू ब्रिंग चेंजेस keeping in mind the needs and wants of the customers and incentives offered by the competitors। तो रमा के बारे में ये गिवन है कि यहाँ पे रमा जो है कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स का सोचती है, हर 3 महीने अपने स्कीम को बदलती रहती है, अपने कस्टमर्स की नीड्स वांट्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मॉडिफाई करती रहती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि काफी बार कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स जो आप देख सकते हो दैट इज चेंज, और दूसरा कीवर्ड जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही चीज जो है यहाँ पे रमा को फर्स्ट मूवर एडवांटेज देती है। तो ये चेंज, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का कीवर्ड है? तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमेशा कहता है कि मैनेजमेंट को समय के मुताबिक, लोगों के मुताबिक, उनके चॉइसेस के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक बदलते रहना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। और ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो आप यहाँ पे सोल्यूशन में लिखोगे the characteristics of management followed by Rama is management is dynamic in nature।
ठीक है, तो चेंज, बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को बदलते रहना पड़ता है, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है? तो मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कहता है। मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर, इसका मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंजिंग है, बार बार लगातार चेंज होते रहता है, और उसी हिसाब से मैनेजमेंट को ये चेंजिंग एनवायरनमेंट से अडेप्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, खुद को भी बदलते रहना पड़ता है, और वही रमा ने यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ क्वेश्चन है, ठीक है, बट एज ऑलवेज द मेथड रिमेन्स द सेम। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस इन द केस स्टडी एंड स्टेट एनी टू वैल्यूज व्हिच द कंपनी ट्राइड टू कम्युनिकेट। मतलब यहाँ पे बेसिकली दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसको आइडेंटिफाई करो और लिखो। दूसरा यहाँ पे गिवन है कि कोई भी दो वैल्यूज जो आपको केस पढ़ के समझ में आता है उसको आप लिखिए। वैल्यूज वाले क्वेश्चन जनरली पेपर में एक तो आता ही है, ठीक है, और वैल्यूज वाले क्वेश्चन की सबसे मजेदार बात भी यही होती है कि वैल्यूज वाले क्वेश्चन में आप अपने मर्जी से कोई भी दो वैल्यूज जो आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन को पढ़कर आप लिख सकते हो। इसका कोई भी स्टैंडर्डाइज आंसर या करेक्ट आंसर या यही वैल्यू होना चाहिए नहीं है, इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको ये किसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लगता है कि अपने तरीके से आप इसको आंसर कर पाते हो। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन कहता है कि XYZ लिमिटेड ने जो है एक फैक्ट्री सेटअप करी थी जिसमें वो सोलर लैंटर्न्स को बनाते थे। ठीक है, और ये फैक्ट्री उन्होंने एक गांव में सेटअप करी, विलेज में सेटअप करी, क्योंकि गांव में जनरली इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो रिलायबल नहीं होता, कई गांवों में इलेक्ट्रिक सप्लाई होता भी नहीं है, कहीं पे बिजली बार बार चली जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है। अब ये कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करती थी, ठीक है, वो उतना था कि भाई वो अपना खर्चा निकाल सके और अपने रिस्क को कवर कर सके। मतलब ठीक ठाक रेवेन्यू था, कम से कम खर्चा तो निकल रहा था। डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ते गई और इसीलिए कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन है, जितने वो लैंटर्न्स बनाते थे उससे ज्यादा वो यहाँ पे बनाने लगी, प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ा दिया, जिससे वो ज्यादा यहाँ पे सेल्स भी आगे जाके कर पाए। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादा लेबर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने जो गांव में लोग रहते थे उन्हीं को अपने फैक्ट्री में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी, क्योंकि गांव में वैसे भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती, तो गांव के लोगों को भी एक काम मिल गया, एक रोजगार मिल गया। साथ ही साथ उन्होंने और एक इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज थे, कंपनी ने ये भी यहाँ पे इनिशिएटिव लिया कि जो भी उनके एम्प्लॉयज थे उनके बच्चों के लिए वहां पे एक स्कूल खोली गई कि उसी स्कूल में एम्प्लॉयज के बच्चे भी पढ़ सके और उनके एजुकेशन में भी कोई भी बाधा ना आए। ठीक है, तो आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब यहाँ पे कॉस्ट की बात आती है, ठीक है, जब यहाँ पे रिस्क की बात आती है, तो जाहिर सी बात है ये मेरी कंपनी, ये मेरे बिजनेस से जुड़ा है, जहां पे मैं सोच रही हूँ कि भाई खर्चा तो निकल रहा है कि नहीं, एटलीस्ट उतनी इनकम आ रही है कि नहीं। और कंपनी और बिजनेस के बारे में सोचा तो अनडाउटेडली यहाँ पे सबसे पहला जो आपने ऑब्जेक्टिव सोचा है, अनडाउटेडली जो सबसे पहला आपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सोचा है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेटा आपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सोचा है दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें और उसमें स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो उसमें हमने सर्वाइवल के बारे में बोला है, क्योंकि उतना ही कमाना कि अपना खर्चा तो निकले, ये फोकस करता है सर्वाइवल के ऊपर। यहाँ पे रेवेन्यू जो है सफिशिएंट है टू कवर द कॉस्ट, मतलब इतना प्रॉफिट ऑफिट नहीं हो रहा है बट खर्चा तो निकल रहा है, दैट इज सर्वाइवल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड उन्होंने यहाँ पे क्या सोचा कि जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो हमने देखा कि वहां पे गांव में लोगों के पास काम रोजगार वैसे भी नहीं है, तो हम उनको ही काम क्यों ना दे दे कि उनको भी रोजगार मिल जाए, उनका भी भला हो जाए। तो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन से ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा है, तो वो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड ऑब्जेक्टिव यहां पे मेंशन है कि उन्होंने क्या कहा कि हम अपने एम्प्लॉयज के बच्चों की एजुकेशन के बारे में भी सोचेंगे, उनकी एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, इसके लिए एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए
स्कूल खोला। तो जब हम कहते हैं हमने एम्प्लॉयज के लिए कुछ किया, तो ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? आप यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, ह्यूमन नहीं लिखना, इंडिविजुअल लिखा, पर्सनल लिखा तो भी आपका सही है। ठीक है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स जो कि है यहाँ पे ओपनिंग ऑफ स्कूल फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे भाई एम्प्लॉयज के बारे में सोचा तो अनडाउटेडली दैट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जिसको इंडिविजुअल या तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके इस केस स्टडी में यहाँ पे मेंशन्ड है। अब दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है कि भाई वैल्यूज कौन सी यहाँ पे दिख रही है। अब जैसे मैंने बोला भाई वैल्यूज वाला क्वेश्चन आता ना, बिंदास अपने हिसाब से जो भी आपको वैल्यूज दिख रही है आप वहां पे लिख सकते हो। मुझे पहली वैल्यू यहाँ पे दिख रही है कि वो रूरल एरिया का अपलिफ्टमेंट देख रही है, कि रूरल एरिया भी यहाँ पे ग्रो हो, रूरल एरिया भी यहाँ पे आगे आए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट करके है, या तो फिर रूरल एरिया का कंसर्न है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर यहाँ पे वैल्यूज की बात आती है। ठीक है, उसके अलावा जो वो बना रहे हैं दैट इज सोलर लैंटर्न। सोलर लैंटर्न जाहिर सी बात है इको फ्रेंडली भी होते हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट। ओके, एनी टू वैल्यूज जो आपके दिमाग में आ रही है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या वो भला कर रहे हैं, किसके बारे में वो सोच रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ लो। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द 3 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, मतलब यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं करना है, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो व्हाट आर द 3 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन हाईलाइटेड हियर, ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन्स हाईलाइटिंग दिस फीचर्स। ठीक है, ये जो होता है ना आइडेंटिफाई द लाइन्स और कोट द लाइन्स, बाय कोटिंग द लाइन्स, ये बढ़िया क्वेश्चन होता है। एंड अगेन जनरली ऐसे क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आपको आइडेंटिफाई तो करना है कौन सा फीचर है और कौन सी स्टेटमेंट में वो गिवन है ना, वो स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी भाई कोटिंग द लाइन वाला क्वेश्चन है ना भाई, केस पढ़ते वक्त हाथ में पेंसिल जरूर रखना, क्योंकि वहीं पे लाइन आइडेंटिफाई कर दी फिर सोल्यूशन में फटाफट लिख दिया। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि इन अ कंट्री नेम्ड वंडरलैंड, क्या नाम है भाई कंट्री का, ठीक है, वंडरलैंड करके कंट्री है जहां पे एक्टिंग एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन करके कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे जिसको भी एक्टर बनना है उसको यहाँ पे कुछ बुक्स है वो पढ़नी पड़ती है। ठीक है, जो एक्टिंग के बारे में यहाँ पे बनाई गई है, एंड ये बुक्स में यहाँ पे जो सारी चीजें होती है, न्यूसेंस ऑफ एक्टिंग है या कैसे आपको करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे इस बुक में गिवन होती है। और ये बुक की पढ़ाई कोई भी व्यक्ति जो एक्टर बनना चाहता है उसको करनी पड़ती है। तो जब मैं कहती हूँ कि बुक की पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, बुक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो भाई बुक्स पढ़ाई जरूरी है। तो ये कौन सा यहाँ पे फीचर आपको समझ में आ रहा है भाई, तो यहाँ पे प्रोफेशन का सबसे पहला फीचर जो टेक्निकली आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन में कॉमन है, वो फीचर यहाँ पे हाईलाइटेड है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, ऐसे केसेस में मैं प्रेफर करती हूँ कि साइमल्टेनियसली आंसर लिखते जाओ, क्योंकि मुझे साथ ही साथ स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट कौन सा है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको whosoever से लेकर यहाँ पे लिखना है अबाउट एक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो whosoever has to become, या whosoever has लिख सकते हो, से लेके एक्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे कहते हैं मैम पूरा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्या। देखिए, बहुत सारे स्कूल्स में कहा जाता है पूरा स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है, कहीं पे कहा जाता है कि भाई पूरा स्टेटमेंट लिखना प्रेफर करो। अगर आपके पास समय है ना बेटा, लिख डालो, 4-6 ज्यादा शब्द लिखने से कुछ नहीं होगा। करेक्टर अगर कहेगा कि पूरा स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, तो दिक्कत आ सकती है। तो अगर समय है पूरा स्टेटमेंट लिखो, अगर ये मेथड से जाओगे तो समय बचने ही वाला है। समय है तो पूरा स्टेटमेंट लिखो, नहीं है तो भाई केस स्टडी छूट जाए, उससे अच्छा यहाँ पे डॉट डॉट डाल के स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स और एंडिंग के 2 वर्ड्स लिख दो। ठीक है, स्टेटमेंट है तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा यहाँ पे आपके इन्वर्टेड कॉमर्स में होने चाहिए, ये चीज का खास ख्याल रखा जाए।
ठीक है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमें मिला है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब जाते हैं आगे, देखते हैं कोई और भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे गिवन है या नहीं है। These books tell the nuisance of acting and without reading these books one cannot be considered as an actor. To judge the ability of an actor, an examination is conducted and then a degree is assigned to the qualified person who can then act in films. तो यहाँ पे भाई बिना डिग्री के आप फिल्म्स में एक्ट नहीं कर सकते, डिग्री है तो ही आप एक्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है भाई बिना डिग्री के एंट्री नहीं मिलती। तो यही हमारा सेकेंड फीचर यहाँ पे हाईलाइट करता है, और वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो कि हमारा यहाँ पे बेटा सेकंड फीचर है, जो कि क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि अगर डिग्री है तो ही आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, बिना डिग्री के आपको एंट्री नहीं है। तो स्टेटमेंट कौन सा आप यहाँ पे लिखोगे, ओके, टू जज द एबिलिटी से लेके एक्ट इन फिल्म्स, टू जज द एबिलिटी से लेके एक्ट इन फिल्म्स। ठीक है, चलो आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब आगे के स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, देयर इज ऑल्सो अ बॉडी विच प्रोवाइड्स मेंबरशिप, बॉडी मेंबरशिप to all the actors. There are about 30,000 actors in Wonderland who are compulsorily members of this organization. ठीक है, तो यहाँ पे भाई मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात हो रही है तो ये कौन सा फीचर है, तो ये है आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, उसका मेंबर होना जरूरी है सारे एक्टर्स को, फिर उसका कोड ऑफ कंडक्ट होगा एंड सो। तो मेंबर्स एसोसिएशन की अगर बात हो रही है तो अनडाउटेडली दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे, तो देयर इज अ बॉडी, ठीक है, देयर इज अ बॉडी विच प्रोवाइड्स मेंबरशिप टू ऑल द एक्टर्स आप लिख सकते हो, या देयर आर अबाउट 30,000 एक्टर्स इन वंडरलैंड हु आर कंपल्सरीली मेंबर भी लिख सकते हो। मैं फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रही हूं, देयर इज अ बॉडी से लेके हम लिखेंगे इसको टिल ऑल एक्टर्स। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट्स को सही तरीके से लिखना है, स्टेटमेंट्स को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, और हर एक स्टेटमेंट में कोई फीचर आपको दिख रहा है कि नहीं इसको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, चलिए भाई, फिर हम यहाँ पे जाते हैं आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि KTX ग्रुप इज रोलिंग आउट एन इनिशिएटिव। अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली दिख गया था कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मुझे यहाँ पे ढूंढना है। क्वेश्चन है कि KTX ग्रुप इज रोलिंग आउट एन इनिशिएटिव टू हेल्प क्रिएट वेल्थ फॉर इट्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के वेल्थ के बारे में सोचना, ठीक है, थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। Through motivation and leadership, the management will help individuals develop team spirit, cooperation and commitment to the success of the group. मतलब यहाँ पे जब मैं कहती हूँ creating wealth of the employees, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज के फायदे के बारे में सोच रही हूँ, एम्प्लॉयज के वेल्थ के बारे में सोच रही हूँ। तो यहाँ पे जब आप एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हो, एम्प्लॉयज के फायदे के बारे में सोचते हो, एम्प्लॉयज के वेल्थ के बारे में सोचते हो, तो ये कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है भाई। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है, तो आप क्या लिखोगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट highlighted in the above case is management helps to achieve personal objectives। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के साथ साथ एम्प्लॉयज का बेनिफिट, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके फायदे का भी सोचता है। तो वही यहाँ पे हाईलाइटेड है कि उन्होंने अपने गोल्स पे तो फोकस किया कि टीम स्पिरिट हो, कॉपरेशन हो, हम सक्सेसफुल बन सके, बट साथ ही साथ एम्प्लॉयज के बेनिफिट के ऊपर भी फोकस किया कि एम्प्लॉयज को भी जो वेल्थ क्रिएट करना है, जो उनको भी यहाँ पे वेल्थ की जरूरत है, वो भी पूरा हो सके। ठीक है,
चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन जनरली 6 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंत में पूछे जाते हैं जनरली दे आर वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पढ़ने में ही ज्यादातर समय चले जाता है। इसमें वो ट्रिक बहुत कम आती है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो फिर आप केस के ऊपर जाओ, सो दैट आप सोल्यूशन को फटाफट यहाँ पे लिख सको। वरना केस पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, वापस केस पढ़ोगे, फिर सोल्यूशन लिखोगे, दैट विल जस्ट इन्वॉल्व मोर ऑफ टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे केस के ऊपर जाते हैं, या क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है कि इन द अबव पैराग्राफ द मेन फोकस इज ऑन कोऑर्डिनेशन, मतलब ये तो उन्होंने बता दिया कि कोऑर्डिनेशन के ऊपर फोकस किया गया है, बट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। और इनमें से आपको 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है। मुझे ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं जब वो खुद ही बता देते हैं कि 3 फंक्शंस है तो 3 मिल गए तो काम खत्म हो गया भाई, आगे सोचना नहीं है, आगे पढ़ना नहीं है ना। तो 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, POSDC में से 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे गिवन है जो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं और उनको बेसिकली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है बाद में, ठीक है। चलो भाई केस के ऊपर जाते हैं। अल्फा बीटा इनकॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू गो फॉर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। अब ये तो उन्होंने खुद ही बता दिया था कि कोऑर्डिनेशन इसमें इन्वॉल्व है, राइट। अब वो कहते हैं टू फोकस ऑन सिंक्रोनाइजेशन, मतलब ये कोऑर्डिनेशन को लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज में उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, फॉर दिस दे नो कोऑर्डिनेशन विल बी द की। So at this stage of thinking of what is to be done throughout the year, they decide to take into consideration the harmony between the goals of the organization. ए भाई इसमें ना keywords थोड़ा ध्यान से देखना। उन्होंने बोला what is to be done throughout the year, मतलब thinking in advance, किस साल भर में हमें क्या करना है। तो thinking in advance, what to do, when to do, how to do, ये किसके keywords है, किसके कीवर्ड्स है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला जो फंक्शन मुझे यहाँ पे मिला है दैट इज प्लानिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल था क्योंकि मुझे कीवर्ड मिल गया। एक तो थ्रू आउट द ईयर क्या करना है, मतलब थिंकिंग इन एडवांस किया, एंड व्हाट टू डू वाला जो कीवर्ड है वो मुझे मिल गया। तो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये प्लानिंग के कीवर्ड्स है। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरे कीवर्ड्स को यहाँ पे पहचानते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि व्हेन दे हायर एम्प्लॉयज they pay them only after evaluating their worth in terms of how efficient they are. हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज को लाना, तो वही ह्यूमन रिसोर्स की बात हुई तो अनडाउटेडली ये कौन सा यहाँ पे फंक्शन आ गया, तो ह्यूमन रिसोर्स की बात हुई तो अनडाउटेडली दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। फाइनली व्हेन द लास्ट मंथ ऑफ प्रोडक्शन कम्स, टाइम एंड अगेन दे चेक द डेविएशन बिटवीन द सेट टारगेट्स एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये जो डिविएशन है, चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है, नहीं चल रही है, गाड़ी पटरी पे चल रही है कि पटरी से उतर गई है, तो डिविएशन किसका कीवर्ड है भाई। तो यहाँ पे अगर डिविएशन कीवर्ड की बात करें तो अनडाउटेडली डिविएशन कीवर्ड जो है यहाँ पे बिलोंग करता है टू कंट्रोलिंग फंक्शन। उन्होंने बोला था 3 फंक्शंस है, तीनों तो यहाँ पे मिल गए तो आपका केस स्टडी का सोल्यूशन बन गया। अनडाउटेडली तीनों फंक्शन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे जाते हैं। दिस इज ऑल्सो द लास्ट केस स्टडी ऑफ द सेशन, ठीक है। तो भाई आगे जाते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन। अगेन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ओके। उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट कार्तिक हैज इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज अ करेक्टिव मेजर टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द वर्कर्स। स्टेट ब्रीफली एनी 2 पॉइंट्स हाइलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। मतलब पहले क्वालिटी कौन सी है वो पहचानो, फिर उसके कोई भी 2 इंपॉर्टेंस के पॉइंट बताओ, ठीक है। अब यहां पे हमें देखना है कि कार्तिक में कौन सी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। चलो भाई कार्तिक भैया ने क्या किया है देखते हैं। तो कार्तिक जो ने एक गारमेंट फैक्ट्री, गारमेंट मतलब कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री जो होती है, उसको एज अ प्लांट सुपरवाइजर ज्वाइन किया जो कि लखनऊ में थी। अब उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ वर्कर्स का जो आउटपुट था वो बहुत स्लो था, बहुत स्लो प्रोडक्शन कर रहे थे एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड आउटपुट। तो उसको लगा भाई ऐसा क्यों, इतना स्लो काम क्यों हो रहा है। तो उसने रीजंस पता करने की कोशिश करी, तो रीजंस एनालाइज किए तो उसको पता चला कि वर्कर्स का ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है रिक्विसाइट मटेरियल स्टोर से इशू करने में। रिक्विसाइट मतलब जो मटेरियल की जरूरत होती है उसको स्टोर में जाके पहले मांगना पड़ता है, फिर वो आपको देते हैं, फिर काम होता है। तो वर्कर स्टोर में जाते हैं, मटेरियल मांगते हैं, उसको समय लगता है, फिर मिलता है, फिर काम करते हैं। तो इसलिए भाई हौले हौले काम हो रहा है, ठीक है।
अब इस बात पे यहाँ पे कार्तिक ने स्टोर कीपर को कंप्लेन करी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टोर कीपर ने ना कार्तिक को बताया कि भाई यहाँ पे ना वर्किंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई भी हार्मनी नहीं है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली कि वर्कर्स जो है लास्ट मिनट पे, वो कहते हैं ना आग लगने पे कुआं खद, तो लास्ट मिनट पे वर्कर्स को जब जरूरत पड़ती है तब वो यहाँ पे स्टोर पे पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि हमें अलग अलग टाइप ऑफ थ्रेड दे दो, लेसेस दे दो, मिरर दे दो, बटन दे दो, एक्सेट्रा। अब चलो अवेलेबल है तो कोई नहीं, मैंने निकाल के दे दिया। बट अगर कुछ चीजें अवेलेबल नहीं है तो मुझे उसके लिए पहले ऑर्डर देना पड़ेगा परचेस ऑफिसर को, फिर जब वो आएगा तब मैं वर्कर को दूंगा। तो इसके लिए ना बहुत ज्यादा उसमें टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि सारी चीजें सही तरीके से चले तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज को आपको इंटीग्रेट करना होगा। अब कार्तिक ने क्या किया, कार्तिक ने स्टोर कीपर को इन्फॉर्म किया कि हम वर्कर्स को बता देंगे कि जो भी मटेरियल चाहिए उसको कम से कम 3 दिन पहले यहाँ पे आपको बता दे। ठीक है, 3 दिन में स्टोर कीपर को मटेरियल अरेंज करना है सो दैट वर्कर जब आए सुबह सुबह उनको ये मटेरियल मिल जाए, मटेरियल के लिए रुकना ना पड़े और ये काम यहाँ पे हो जाए। तो बेसिकली वर्कर एक डिपार्टमेंट में है, स्टोर कीपर एक डिपार्टमेंट में है। अब इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। ठीक है, तालमेल नहीं है तो काम बिगड़ता है। तो कार्तिक ने सोचा भाई इसको ना थोड़ा तालमेल में करवाया जाए, काम स्मूथली यहाँ पे चले वैसा करवाया जाए। तो तालमेल में करवाना, सिंक्रोनाइज करवाना, ये कौन सी यहाँ पे क्वालिटी है जो कार्तिक ने यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी की बात हो रही है वो कौन सी क्वालिटी है बेटा, तो वो अनडाउटेडली यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन है। तो आपका क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट कार्तिक हैज इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन भी क्या होना चाहिए, तो आपका सबसे पहला यहाँ पे सोल्यूशन होना चाहिए द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट introduced by Karthik in production department is, इन्वर्टेड कॉमर्स में चाहो तो लिख दो, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और जैसे मैंने कहा मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि उसको अंडरलाइन करो। ये कंपलसरी नहीं होता बट यही होता है जो आता आता मार्क्स करके आपको 95 प्लस से परफेक्ट 100 तक लेके जाता है। ठीक है, चलो भाई, बट इधर कहानी खत्म नहीं हुई। उन्होंने और एक चीज यहाँ पे कही थी, क्वालिटी जब पहचानोगे ना तो उसके 2 इंपॉर्टेंस के पॉइंट भी बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड आंसर क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंस है वैसे, बट आपको 2 बोले तो 2 लिखो, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा राइटिंग नहीं मिलता है। ठीक है, उल्टा टाइम ज्यादा चले जाता है। टाइम में 3rd लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 2 लिखो, पेपर कंप्लीट करो, फिर टाइम में तो एक्स्ट्रा ऐड करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ इन साइज आप लिख सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लिख सकते हो, अनडाउटेडली आप फंक्शनल डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो, बट एनी 2 आपको यहाँ पे लिखना है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जब भी एनी 2, एनी 1, एनी 3, एनी 5 वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उन पॉइंट्स को लिखो। मुझे तो तीनों पॉइंट्स पता है बट मैं उन पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करूंगी जिसको मैं बेहतर एक्सप्लेन भी कर पाऊं। थोड़ा सा स्मार्ट चलना होता है आपको कि आप जिसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, एग्जाम्पल दे पाते हो, वो पॉइंट लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन भी सही होगा, तो बेहतर मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ भाई हमारा आज का जो यहाँ पे केस स्टडी सेशन है ऑफ चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। जाने से पहले बिल्कुल याद करा दो कि एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे पूछा था, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो वाले क्वेश्चन का आंसर याद रखना, नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज है खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि केस स्टडी सॉल्व करना कैसे है समझ में आया होगा। टिप्स को प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा और इसकी प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। बाकी अनडाउटेडली जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस इज द की। तो केस स्टडीज कितने अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, कितने मार्क्स आ पाएंगे, ये आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। बट आज के लिए यहीं पे आपसे अलविदा लेती हूँ, दोबारा जरूर मिलेंगे विद द केस स्टडीज ऑफ चैप्टर नंबर 2, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।